हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुकेबल आईएएस। आज हम इस सेशन में आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके प्रेजेंट हुए हैं, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे ऑनलाइन गेमिंग के बारे में। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में ऑनलाइन गेमर्स की संख्या है वह लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जरूरत यह है कि हमें एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इसके लिए बनाया जाए। तो उसके रिगार्डिंग ही हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर हम बात करें इसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में, तो जो इंडिया की ऑनलाइन गेमिंग जो सेक्टर है, जो लगातार इवॉल्व हो रहा है और एक कॉम्प्लेक्स सोशियो डिजिटल इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। अगर हम बात करें इसके स्टेट्स की, तो ओवर द 568 जो मिलियन गेमर्स हैं वे लगातार इंक्रीज होते गए हैं। साथ ही साथ जो रियल मनी पार्टिसिपेशंस है, यानी कि जो रियल मनी गेम्स भी होते हैं, उनका जो पार्टिसिपेशन है वह लगातार इसके अंतर्गत बढ़ता जा रहा है। हालांकि अगर हम बात करें जो कंसर्न्स हैं, जैसे कि फाइनेंशियल फ्रॉड से संबंधित कंसर्न, एडिक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और नेशनल सिक्योरिटी रिस्क से संबंधित जो कंसर्न्स हैं, वे नेसेसिटेट कर देते हैं कि हमें इसके लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए। तो उसी के रिगार्डिंग ये एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ऑनलाइन गेमिंग के बारे में, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी। तो इसमें एक आईटी रूल्स तैयार किए गए हैं 2023 के। तो इसी के अंतर्गत डेफिनेशन दी गई है ऑनलाइन गेमिंग की, जिसको आप मेंस में ये आईटी एक्ट को इसके अंतर्गत कोट करते हुए ऑनलाइन गेमिंग की आप डेफिनेशन दे सकते हैं। तो ये मेंस में ये डेफिनेशन आपके यूजफुल हो सकती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें ऑनलाइन गेमिंग की डेफिनेशन के बारे में, तो ये रेफर करता है जो कि गेम्स जो ऑफर्ड किए जाते हैं ऑन द इंटरनेट और एक्सेसिबल होते हैं थ्रू द डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स पर, जिसके अंतर्गत बहुत कैजुअल गेम्स भी हो सकते हैं, यानी कि इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी गेम्स हो सकते हैं। साथ ही साथ इसमें रियल मनी गेम्स भी होते हैं, जो कि इसके अंतर्गत लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही ये जो सेक्टर है ऑनलाइन गेमिंग का, ये प्रोजेक्ट करता है मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री को, और ये कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयमेंट को, इनोवेशन को और डिजिटल इकोनॉमी को। इसके साथ ही अगर हम बात करें, अराउंड द 80% ऑफ द जो गेमर्स हैं वर्ल्ड वाइड, ये एडल्ट हैं। और अगर हम बात करें इसके एक लार्जेस्ट ग्रुप एज की, तो ये 18 से 34 एज के हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें एवरेज गेमर्स की जो एज है, ये मिड 30s में ये गेमिंग को इसके अंतर्गत परस्यू करते हैं। अगर हम बात करें मोबाइल गेमिंग की, तो ये लगातार इमर्ज होता जा रहा है और एक डोमिनेट प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है, और ये लगभग 3.6 बिलियन प्लेयर्स इसके अंतर्गत जुड़ गए हैं ग्लोबली। तो लगातार जो मोबाइल गेमिंग है ये लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये हमने बात कर ली इसके अंतर्गत ऑनलाइन गेमिंग के बारे में। और अगर हम बात करें इसमें ग्रोथ ऑफ द ऑनलाइन गेमिंग की इन इंडिया के अंतर्गत, तो जो रैपिड एक्सपेंशन उसका होता जा रहा है ड्यू टू द डिजिटल इंडिया, और जो स्मार्टफोन का जो रिवॉल्यूशन आया है, और जो रफली अगर हम बात कर लें, तो लगभग 659 जो मिलियन स्मार्टफोन्स जो यूजर्स हैं, और 568 मिलियन जो गेमर्स हैं, जो कि अफोर्डेबल डेटा इनको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और वाइड स्प्रेड जो इसमें मोबाइल पेनिट्रेशन है, उसके कारण से इनकी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, जो डोमिनेंस हो गया है मोबाइल गेमिंग का, लगभग 90% जो यूजर्स हैं मोबाइल से इसके अंतर्गत गेमिंग करते हैं। इसके साथ ही इंक्रीज हो गया है पार्टिसिपेशन ऑफ टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के अंतर्गत, और रूरल एरियाज में भी ये लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही सिग्निफिकेंट राइज हो गया है वुमेन गेमर्स का, जो कि लगभग 40% तक पहुंच गया है। और ऑनलाइन गेमिंग है इन इंडिया के अंतर्गत ये इंटरसेक्ट कर रहा है फाइनेंशियल सिस्टम से, सोशल नेटवर्क से और सिक्योरिटी डोमेन से। साथ ही साथ एक तरीके से कोर इंपेरेटिव की अगर हम बात करें, तो इसमें 3 कोर इंपेरेटिव्स हमको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट तो इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात आती है, जो कि एक तरीके से फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल उनको हार्म पहुंचा सकता है। इसके साथ ही नेशनल सिक्योरिटी की भी इसमें बात आती है, उससे संबंधित सेफगार्ड की बात आती है, जो कि अगेंस्ट होते हैं क्रिमिनल और जो एक्सट्रीमिस्ट उसका जो मिसयूज किया जाता है, तो उसके अगेंस्ट ये देखने को मिलते हैं।
इसके साथ ही जो बैलेंस्ड रेगुलेशन है जो कि प्रमोट करते हैं लेजिटिमेट गेमिंग सेक्टर्स को, जैसे कि ई स्पोर्ट्स को, इसके अंतर्गत हमें एक बढ़ावा दिया जाना चाहिए और इससे संबंधित बैलेंस्ड रेगुलेशन को इसको अपनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके प्रमोशन और रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 की, जो कि रिप्रेजेंट करता है पैराडाइम शिफ्ट ऑफ द फ्रेगमेंटेड और सेल्फ रेगुलेशन टू द सेंट्रलाइज्ड और स्टेट लेड गवर्नेंस को, जो कि एक तरीके से चैलेंज है इसके एनफोर्समेंट करने के लिए, क्योंकि इसमें जो चैलेंजेस ये आएगा कि ये किसकी पावर हो सकती है और इसमें जो रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क हैं उनके बीच में भी इसके अंतर्गत कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ कुछ फेडरल कोऑर्डिनेशंस और जो टेक्नोलॉजिकल एडेप्टेशन है वह उस तरीके के चैलेंजेस इसके अंतर्गत हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमने बात कर ली इसमें ग्रोथ ऑफ द ऑनलाइन गेमिंग इन इंडिया के बारे में। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके अंतर्गत की जो रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क है वह हमें नेसेसरी होता हुआ क्यों दिख रहा है। जैसे कि हमने बात की कि इसके अंतर्गत जो पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में इकोनॉमिक और जो फाइनेंशियल रिस्क है वह भी इसके अंतर्गत बढ़ती जा रही है। एस्टिमेटेड अगर हम बात करें तो 20,000 जो करोड़ जो एनुअल लॉसेस हमें देखने को मिला बाय द यूजर इन द रियल मनी जो गेमिंग होती है उसके अंतर्गत जो गेमर्स थे उनके द्वारा 20,000 करोड़ इसके अंतर्गत लॉस कर दिया गया। इसके साथ ही जो सिग्निफिकेंट टैक्स रेवेन्यू लॉस भी इसके अंतर्गत देखने को मिलता है, क्योंकि जो इसमें बेटिंग जो मार्केट होती है वह एक तरीके से ऑफशोर मार्केट होती है जो कि इंडिया के कंट्रोल से बाहर होती है। ऐसे में उनको सिग्निफिकेंट रूप से रेवेन्यू लॉस भी देखने को मिलता है। इसके साथ ही साइबर क्राइम और नेशनल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है एक तरीके से यूज किया जाता है फॉर द फ्रॉड पर्पस के लिए, टेरर फाइनेंसिंग के लिए और रेडिकलाइजेशन के लिए। यानी कि एक तरीके से ये इनक्रिप्टेड नेटवर्क होता है जिसको एक तरीके से आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, तो ऐसे में क्रिमिनल पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसमें इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन जो चैनल्स होते हैं एक तरीके से हिंडर सर्विलेंस इसके अंतर्गत होता है, तो इसका जो यूज होता है एक तरीके से क्रिमिनल पर्सपेक्टिव से ये हो सकता है। और क्रॉस बॉर्डर जो ऑपरेशंस होते हैं बाय द ऑफशोर प्लेटफॉर्म जो कि कॉम्प्लिकेट करते हैं, इंडिया के जुरिसडिक्शन में वह नहीं आते, तो ऐसे में कॉम्प्लिकेशंस और ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें सोशल एंड पब्लिक हेल्थ कंसर्न की, तो इसमें केसेस ऑफ द एडिक्शन, डिप्रेशन और जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है पर्टिकुलरली एमंग द यूथ ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें डॉक्यूमेंटेड जो केसेस हैं सुसाइड्स के, वे लगातार जो फैमिली ब्रेकडाउन के जो कि लिंक किए जाते हैं गेमिंग लॉसेस से। साथ ही साथ जो एवरेज ऑफ द 13 आवर है पर वीक गेमिंग जो कि हैवी यूजर्स इसके अंतर्गत बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि उनके वेलफेयर से संबंधित कंसर्न्स भी उठते जा रहे हैं। अगर हम बात करें एक रेगुलेटरी वैक्यूम की, तो एक रेगुलेटरी वैक्यूम हमें देखने को मिलता है जो फ्रेगमेंटेड जो लीगल जो एक लैंडस्केप इसके लिए होना चाहिए वह एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इसके लिए नहीं देखने को मिलता। साथ ही साथ इसमें कोई यूनिफाइड रजिस्ट्री नहीं है, कोई लाइसेंसिंग सिस्टम नहीं है ऑनलाइन गेमिंग के लिए। और इसके साथ ही जो परसिस्टेंट जो लीगल एम्बिग्विटी अभी इसके अंतर्गत बनी हुई है बिटवीन द गेम ऑफ स्किल्स और गेम ऑफ चांस के बीच में, यानी कि इनके बीच में कुछ डिफरेंस काफी ज्यादा कम माइन्यूट सा होता है। तो ऐसे में एम्बिग्विटी के कारण इसमें जो डिस्टिंक्शंस करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ये बाईपास कर जाते हैं रेगुलेशन से। इसके साथ ही अगर हम बात करें ये जो रेगुलेटरी वैक्यूम है उसको भी इसके अंतर्गत एड्रेस करने की आवश्यकता है। तो इसी कारण से रेगुलेशन की हमें आवश्यकता इसके अंतर्गत जरूरत महसूस हो रही है। अगर हम बात करें इस की फीचर्स के बारे में ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के बारे में, तो इसमें कॉम्प्रिहेंसिव बैन लगा दिया गया है ऑन द रियल मनी गेमिंग पर, जो कि कवर करता है गेम्स ऑफ द स्किल, गेम्स ऑफ द चांस और इनके जो मिक्स नेचर है, और जो कि एलिमिनेट करता है जो भी लीगल लूप होल्स का फायदा उठाकर ये जो बैटिंग जो गेम्स हैं इनको बढ़ावा दिया जा रहा था। तो ये जो लीगल लूप होल्स थे उनको हटाकर इस एक्ट के अंतर्गत उन पर कंप्लीटली बैन लगा दिया गया है।
इसके साथ ही अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की, तो इसमें एक इस्टेब्लिशमेंट किया गया है नेशनल ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी यानी कि नोगा का। और अगर हम बात करें इसके फंक्शंस के बारे में, तो इसके जो लाइसेंसिंग, क्लासिफिकेशन और ग्रीवेंस जो रिड्रेसल जो फंक्शंस हैं वह इसके अंतर्गत किए जाएंगे। इसके साथ इसमें स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट मेजर्स अपनाए जाए गए हैं, जैसे कि ब्लॉक कर दिया जाएगा पावर अंडर द सेक्शन 69A यानी कि आईटी एक्ट के अंतर्गत। साथ ही साथ कुछ पीनल प्रोविजंस भी रखे गए हैं, जिसके अंतर्गत इम्प्रिजनमेंट यानी कि कारावास और फाइन इसके अंतर्गत 2 करोड़ तक वसूला जा सकता है। साथ ही साथ बैन कर दिया गया है एडवर्टाइजमेंट और पेमेंट प्रोसेसिंग पर, और जो फाइनेंशियल और जो कंप्लायंस जो नॉर्म्स थे उनके अंडर इनको लाने का प्रयास किया गया है। जैसे कि इनके लिए मैंडेटरी केवाईसी की जाएगी और एएमएल जो कंप्लायंस है वह इसके अंतर्गत किया जाएगा, यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लायंस के अंतर्गत इनको लाया जाएगा। इंटीग्रेट किया जाएगा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के साथ में, और जो भी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस जो सिस्टम है उनके साथ में इनका कंप्लायंस किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें प्रोटेक्शन किया गया है लेजिटिमेट गेमिंग को, जिसमें प्रमोशन किया जा सकता है ई स्पोर्ट्स को, एजुकेशनल गेमिंग को, जो कि एक तरीके से हमारी स्पोर्ट्स जो पॉलिसी है उसके साथ में अलाइन हो, जैसे कि स्पोर्ट्स पॉलिसी से हमारे जो एक आम सिटीजन है वह भी इससे अवेयर हो सके। तो ये हमने बात की इसमें की फीचर्स ऑफ द ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के बारे में, लेकिन इससे संबंधित कुछ चैलेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं इसको इम्प्लीमेंटेशन करने से संबंधित। तो वह चैलेंजेस कौन से हैं, जैसे कि ऑफशोर और लीगल जो प्लेटफॉर्म है, इसमें कई सारी जो वेबसाइट है वह हमें मिरर वेबसाइट देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो वीपीएन एक्सेस है जो कि अंडरमाइन करता है बैंस को, और जो कि लैक ऑफ द ग्लोबल जो इन्फोर्समेंट जो मैकेनिज्म है वह इसके अंतर्गत काफी कम देखने को मिलता है। इस कारण से इसके अंतर्गत जो इलीगल जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑफशोर होने के कारण उनको एक तरीके से इस एक्ट को इंप्लीमेंट करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। इसके साथ ही कुछ टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि इसके अंतर्गत इनक्रिप्टेड चैट्स हो सकती हैं, इफॉर्मल जो डेटा होता है डिफिकल्टी हो सकती है मॉनिटरिंग टू लार्ज स्केल इंटरेक्शन के लिए। तो ये एक तरीके से टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी गैप्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि लिमिटेड साइबर पॉलिसिंग एक्सपर्टीज, नीड फॉर द स्पेशलाइज्ड जो गेमिंग इंटेलिजेंस यूनिट्स इसके लिए होनी चाहिए, तो वह हमें इसके अंतर्गत नहीं बनाई गई हैं, जिसकी इसके अंतर्गत आवश्यकता है। इस तरीके के जो गैप्स हैं उनको फिल करने की इसके अंतर्गत आवश्यकता है। इसके साथ ही कुछ फेडरल और कुछ लीगल इशू भी इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे, जैसे कि गैम्बलिंग की अगर हम बात करें तो ये एक स्टेट का सब्जेक्ट है, राज्य सूची का ये विषय है, जो कि एंट्री नंबर 34 के अंतर्गत ये आता है। और इसके लिए एक तरीके से पोटेंशियल है कि ये सेंटर स्टेट के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि इनको लागू किस तरीके से किया जाएगा, और अगर इन रूल एंड रेगुलेशंस के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो ये एक सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही सिविल लिबर्टी से संबंधित भी कंसर्न्स इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे, जैसे कि रिस्क ऑफ द ओवर सर्विलेंस, मिसयूज ऑफ द ब्लॉकिंग पावर, और जो बैलेंसिंग जो रेगुलेशंस हैं जो कि एक तरीके से लोगों की प्राइवेसी और उनकी जो फ्रीडम है उनको एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो उससे संबंधित कंसर्न भी इसके अंतर्गत देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही इकोनॉमिक इंपैक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें लॉस हो सकता है रेवेन्यू एंड जॉब्स का, जैसे कि रियल मनी जो गेम सेक्टर है और जो इंडस्ट्री कंसर्न है ओवर द एक्सेसिव रेगुलेशन से, तो उनको एक तरीके से रेवेन्यू लॉस इसके अंतर्गत उठाना पड़ सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसका वे अहेड क्या हो सकता है, यानी कि इसके अंतर्गत ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी अपनाई जाती है, तो अगर हम बात करें इन ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में, तो जो कंट्री हैं जैसे कि यूके, ऑस्ट्रेलिया और जो साउथ कोरिया है उनके द्वारा जो अडॉप्ट किया गया है उनके बारे में अगर हम जाने, तो इन्होंने एज रेस्ट्रिक्शंस और गेमिंग टाइम लिमिट्स इनके द्वारा लागू की गई है।
इसके साथ ही स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी जो वेरिफिकेशन सिस्टम इनके द्वारा लागू किया गया है, साथ ही साथ रेगुलेशन ऑफ इन गेम परचेज और जो लूट बॉक्सेस हैं इनके द्वारा एक तरीके से रेगुलेशंस लगाए गए हैं, और लाइसेंसिंग जो रेजिम है और इंस्टीट्यूट ऑफ द ब्लैंकेट बैन्स, तो इनके द्वारा जो एक तरीके से पूरी तरीके से बैन ना लगाते हुए एक लाइसेंसिंग रेजिम इनके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है, जिसके माध्यम से ये इसको रेगुलेट करते हैं। तो इस तरीके की बेस्ट प्रैक्टिस इनके द्वारा अपनाई गई है, और ये जो मॉडल है एम्फसाइज करते हैं रेगुलेटेड फ्रीडम को रेदर देन द पूरी तरीके से रोक लगाने के, यानी कि प्रोविजन की जगह ये रेगुलेटेड फ्रीडम को ये बढ़ावा देते हैं। तो ये ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं जिसको भारत भी अपना सकता है। लेकिन अगर हम बात करें वे फॉरवर्ड की, यानी कि आगे का बैलेंस्ड फ्रेमवर्क इसके अंतर्गत क्या हो सकता है, तो एक हाइब्रिड रेगुलेटरी मॉडल इसके अंतर्गत लाया जा सकता है, जो कि एक तरीके से ब्लैंकेट बैन लगाने की जगह एक रेगुलेटेड लाइसेंसिंग रेजिम लाया जाए रियल मनी गेम्स पर, और इनके तरीके से डिफरेंशिएट किया जाए बिटवीन द लो रिस्क और हाई रिस्क गेम्स के बीच में। साथ ही साथ स्ट्रेंथन किया जाए इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी को, डेडिकेटेड इसके अंतर्गत गेमिंग साइबर सेल बनाया जा सकता है, और एक तरीके से उसकी एआई बेस्ड मॉनिटरिंग भी की जा सकती है। टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो एआई ड्रिवन फ्रॉड डिटेक्शन टेक्नोलॉजी इसके अंतर्गत डेवलप की जा सकती है। इंटरनेशनल कॉपरेशन की अगर हम बात करें तो फास्टर मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट है उस प्रोसेसेस के माध्यम से जॉइंट टास्क फोर्स जो टैकल कर सकता है जो ऑफशोर जो ऑपरेटर्स हैं, तो उनको इसके माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन मेजर्स अपनाए जा सकते हैं, जैसे कि उनकी स्पेंडिंग लिमिट लगाई जा सकती है, सेल्फ एक्सक्लूजन टूल्स लगाए जा सकते हैं, अवेयरनेस कैंपेन चलाए जा सकते हैं, साथ ही साथ डिजिटल लिटरेसी को भी इसके अंतर्गत बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ जो हमें एक अंदेशा है कि सेंटर और स्टेट के बीच में एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो एक क्लियर सेंटर स्टेट इसके अंतर्गत कोऑर्डिनेशन अपनाते हुए इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। हार्मोनाइज्ड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स इसके लिए तैयार किए जा सकते हैं। इसके साथ ही इसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडी लाई जा सकती है, और जो पीरियोडिक ऑडिट उसका करवाया जा सकता है, और उसके रिगार्डिंग एक पब्लिक रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में इसके अंतर्गत लाई जा सकती है, जिससे कि इसके माध्यम से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इसके अंतर्गत सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके अंतर्गत कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो रेगुलेटरी अप्रोच है ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित, जो कि रिफ्लेक्ट करता है शिफ्ट टुवर्ड द प्रायोरिटाइजिंग नेशनल सिक्योरिटी एंड कंज्यूमर वेलफेयर को, यानी कि हमने प्रायोरिटी पे रखा है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी को किसी भी तरीके का खतरा नहीं होना चाहिए, और हमारे जो पब्लिक वेलफेयर है वह इसके अंतर्गत सुनिश्चित होना चाहिए। जो सोसाइटी की गतिविधियां हमें देखने को मिल रही है, जो डिप्रेशन की स्थिति लोगों में देखने को मिल रही है खासकर यूथ के अंतर्गत, तो इस तरीके की जो प्रायोरिटाइज करते हुए कंज्यूमर वेलफेयर को देखते हुए गवर्नमेंट के द्वारा ये रेगुलेटरी अप्रोच अपनाई गई है। इसके साथ ही ये सक्सेस ऑफ द जो प्रमोशन है और रेगुलेशन है ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 का, ये डिपेंड करता है एडेप्टिव गवर्नेंस पर, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज पर, साथ ही साथ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर ये कार्य करेगा। साथ ही साथ ये जो बैलेंस्ड फ्रेमवर्क है इसको ये जरूरत है कि ये इंश्योर करे कि इसमें जो इनोवेशन है गेमिंग के अंतर्गत और इसके अंतर्गत जो रिस्क है वह इफेक्टिवली इसके अंतर्गत मिटिगेट की जा सके, और इसके अंतर्गत एक सेक्टर को सेफ एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव बनाया जा सके। यानी कि इन्होंने ये कोशिश की है कि ऑनलाइन गेमिंग को हमें पूरी तरीके से बैन ना करते हुए उसको एक सेफ तरीके से उसको आगे हम अडेयर कर सके। तो इस तरीके की अप्रोच के साथ हमें इसके अंतर्गत कार्य किए जाने की आवश्यकता है। तो ये था हमारा ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित एक रिलेटेड लेक्चर, जिसके माध्यम से हमने बात की कि क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इसके अंतर्गत बनाए गए हैं और क्या इसके अंतर्गत ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस अपनाई जाती हैं और क्या क्या उसके इंप्लीमेंटेशन में हमें चैलेंजेस देखने को मिले। तो ये सारी बातें इसके अंतर्गत हमने
ओके, तो ये था एडुकेबल आईएएस, जिसके माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं इस बारकोड के माध्यम से, जिस पर आपको फ्री नोट्स इसके अंतर्गत प्रोवाइड कराए जाएंगे। और ये जो कॉम्प्रहेंसिव रूप में ये नोट्स हमने तैयार किए हैं, जो कि कॉम्प्रहेंसिव प्रिपरेशन में आपके काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो इससे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और आप एडुकेबल आईएएस को भी इसके अंतर्गत सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब द एडुकेबल आईएएस। थैंक यू।